हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आप सभी के एग्जाम के लिए हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड से इवैल्यूएशन टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये इवैल्यूएशन की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में उससे आगे क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो लेट्स सी। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टेस्ट इज, कि अच्छे परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन में गिवन है डिफिकल्टी यानी कि कठिनाई, दूसरा ऑप्शन है लेंथ लंबाई, तीसरा है वैलिडिटी यानी कि वैधता, और फोर्थ ऑप्शन जो गिवन है इसमें वो है कॉस्ट यानी कि लागत। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि एक अच्छा टेस्ट जो होता है इन एजुकेशन उसकी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। क्या क्या होती है? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, objectivity, and after that usability। बट इनमें जो सबसे यूजेबिलिटी, ठीक है, यूजेबिलिटी जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अमंग इन चारों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो कौन सी होती है? वो होती है वैलिडिटी। ठीक है जी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक अच्छे टेस्ट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड टेस्टर्स, गुड टेस्टर्स, तो वो क्या है? वो है वैलिडिटी। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में यही पूछा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है एक अच्छे टेस्ट की, तो वो होती है वैलिडिटी। डिफिकल्टी, कठिनाई नहीं, लंबाई नहीं, वैधता। जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है। अ टेस्ट इज वैलिड जब वो वही मापे जिसके लिए बनाया गया है। इज दैट क्लियर? कि जब टेस्ट जो है वो तभी वैलिड माना जाता है वो वही मापे जिसके लिए वो क्या किया गया है, बनाया गया है। अगर मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि मैथ्स का टेस्ट बनाया, ठीक है, और हमने उसमें हिस्ट्री, मैथ्स के टेस्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई और सब्जेक्ट जो है वो ऐड ऑन कर दिया या जनरल नॉलेज, तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वह गणित की उपलब्धि को नहीं माप रहा है। इज दैट क्लियर? वो वैलिड कब होगा? जब मैथ्स के टेस्ट में सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, तब वो टेस्ट कैसा होगा? वैलिड होगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक अच्छे टेस्ट की वो होती है वैलिडिटी। बाकी भी होती है जैसे कि रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड यूजेबिलिटी। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट मींस, ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट मींस यानी किसी परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अ रिलायबल टेस्ट जो है वो क्या देता है? एक कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है जितनी बार भी उस टेस्ट को यूज किया जाता है। तो जो पहला है कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट, तो बात तो सही है। अट्रैक्टिवनेस, कोर्स, सिंप्लिसिटी, के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो वैलिडिटी, जो वैलिडिटी है वो फोकस करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो वैलिडिटी है वो फोकस किस पर करता है? एक्यूरेसी पर। एक्यूरेसी पर, यानी कि जो वैलिडिटी है वो एक्यूरेसी पर फोकस करता है, यानी कि जो मैथ्स टेस्ट है वो सिर्फ मैथ की स्किल को ही मेजर करे। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड की, जो कि है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, तो जो रिलायबिलिटी है वो किस पर फोकस करता है? कंसिस्टेंसी की, जो सेम स्टूडेंट है वो सेम ही स्कोर करे इन रिपीटेड अटेम्प्ट। ठीक है। तो ये रिलायबिलिटी यानी कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। तो इस केस में कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। जैसे सपोज एग्जांपल की बात करूं कि एक स्टूडेंट है जिसने 80 मार्क्स जो है वो साइंस में क्या किए हैं, 80 नंबर लाया है वो किसमें? साइंस में। ठीक है। ये फर्स्ट स्टूडेंट स्कोर 80 मार्क्स इन साइंस, जो आज का टेस्ट हुआ है। फिर
नेक्स्ट वीक वो ही टेस्ट होता है और उसके नेक्स्ट वीक्स भी कितने नंबर आते हैं, 80 दोबारा से आते हैं नेक्स्ट वीक सेम टेस्ट में, बिना एक्स्ट्रा स्टडी के, ठीक है, बिना किसी एक्स्ट्रा स्टडी के। तो जो टेस्ट है वो कैसा है, वो रिलायबल है, यानी कि रिलायबिलिटी उसमें है, क्योंकि बट अगर स्कोर जो चेंज है वो क्या हो रहा है, वाइजली चेंज हो रहा है। अगर स्कोर जो है हर बार कराने पर सेम ही टेस्ट चेंज हो रहा है तो वो अनरिलायबल है। अगर सेम स्कोर आ रहा है तो इट मीन्स उस टेस्ट में क्या है, रिलायबिलिटी है, यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑब्जेक्टिविटी इन इवेल्युएशन मीन्स, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिविटी किसमें, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का अर्थ है। ठीक है जी, तो आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मीन्स दैट द जो इवेल्युएशन या फिर स्कोरिंग प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, इम्पार्शियल, यानी कि कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एग्जामिनर है वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स के थ्रू क्या हो, पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल फीलिंग्स के थ्रू इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, तो लेट्स सी, फ्रीडम फ्रॉम पर्सनल बायस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इमोशनल ग्रेडिंग, अभी बताया था कि वो किसी भी तरीके की, ठीक है, जो एग्जामिनर है उसके अंदर किसी भी तरीके का पर्सनल फीलिंग या खुद के ओपिनियन से वो इन्फ्लुएंस ना हो, इमोशनल ग्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, रेंडम जजमेंट भी नहीं होनी चाहिए, हार्श मार्किंग भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि व्यक्तिगत पक्षपात से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए फ्रॉम पर्सनल बायस। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टेस्टिंग टेक्निक, कि इनमें से कौन सी नॉन टेस्टिंग टेक्निक है, प्रैक्टिकल, रिटन एग्जाम या फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और फोर्थ है आपका ऑब्जर्वेशन। तो पूछा है कि नॉन टेस्टिंग टेक्निक, तो जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, दैट इज अ नॉन टेस्टिंग टेक्निक, प्रैक्टिकल भी है, रिटन एग्जाम्स भी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है, ऑब्जर्वेशन जो है ये नहीं है, तो ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन पर्पस ऑफ ग्रेडिंग इज, कि ग्रेडिंग का मेन उद्देश्य, मेन पर्पस क्या है। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है टू एक्सप्रेस क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस, कि जो क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, यानी कि व्यक्त कर सके, वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए, जो मेन पर्पस है। तीसरा है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। फोर्थ है एग्जाम्स को एलिमिनेट करने के लिए। तो जो मेन पर्पस होता है ग्रेडिंग का वो क्या होता है, क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। टू रिड्यूस वर्कलोड गलत, टू कंफ्यूज स्टूडेंट गलत, टू एलिमिनेट एग्जाम ये भी गलत। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच इवेल्युएशन इज यूज टू असाइन फाइनल ग्रेड, कि किस तरीके का इवेल्युएशन जो है वो यूज किया जाता है फाइनल ग्रेड को असाइन करने के लिए, क्राइटेरिया इवेल्युएशन या फिर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। आप सभी जानते हैं कि जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है वो तभी टीचिंग प्रोसेस के दौरान ही होता है, तो ये तो हो गया गलत। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भी नहीं है। सम्मेटिव इवोल्यूशन, यस, जो सम्मेटिव इवोल्यूशन है वो कब होता है, वो एट द एंड ऑफ सर्टिफिकेशन होता है। तो जो फाइनल ग्रेड्स जो असाइन किए जाते हैं वो किस इवोल्यूशन के दौरान, यानी कि सम्मेटिव इवोल्यूशन के दौरान। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। सेवेंथ देखते हैं, द रूब्रिक इन इवोल्यूशन मींस, यानी कि मूल्यांकन में रूब्रिक का अर्थ है टेस्ट पेपर, क्वेश्चन टाइप या फिर स्कोरिंग गाइड या फिर ग्रेड। तो जो रूब्रिक है वो क्या डिस्क्राइब करता है, बेसिकली वो परफॉर्मेंस लेवल्स को डिस्क्राइब करता है फॉर फेयर ग्रेडिंग। तो लेट्स सी, यानी कि टेस्ट पेपर प्रश्न पत्र को या क्वेश्चन टाइप को या स्कोरिंग गाइड को या फिर ग्रेड को, तो ग्रेड को करता है। अभी बताया था जो रूब्रिक है बेसिकली वो डिस्क्राइब करता है परफॉर्मेंस लेवल फॉर फेयर ग्रेडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, एट्थ क्वेश्चन है, इवेल्युएशन बिकम कंटिन्यूअस व्हेन, की मूल्यांकन सतत होता है जब इट इज इंटीग्रेटेड विद टीचिंग, यानी कि ये किसके साथ जुड़ा हुआ हो, जब ये अध्यापन यानी कि टीचिंग के साथ जुड़ा हुआ हो, या फिर डन्स वंस अ ईयर, या साल में एक बार किया जाता है। इवेल्युएशन कंटिन्यूअस यानी कि सतत कब होता है,
जब वो साल में एक बार होगा? नहीं। सिर्फ एग्जामिनर के थ्रू होगा? नहीं। सिर्फ फाइनल एग्जाम्स के ऊपर? नहीं, ये भी नहीं। वो जब टीचिंग के साथ इंटीग्रेटेड होगा तब वो कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आंसर क्योंकि सतत मूल्यांकन पूरे अधिगम काल में किया जाता है, सिर्फ साल में एक बार नहीं होता, या फिर एग्जामिनर के थ्रू नहीं होता, या फिर फाइनल एग्जाम्स के ऊपर भी बेस्ड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ है, पोर्टफोलियो असेसमेंट इवेल्युएट। ये जो पोर्टफोलियो मूल्यांकन करता है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का, या फिर एक टाइम यानी कि वन टाइम एग्जाम परफॉर्मेंस का, या फिर स्पीड का, या फिर डिसिप्लिन का। तो बात कर रहे हैं किसकी? पोर्टफोलियो असेसमेंट की। तो जो पोर्टफोलियो असेसमेंट है वो किसे इवेल्युएट करेगा? तो वो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को करता है, या एक बार की परीक्षा प्रदर्शन नहीं, स्पीड को नहीं करता, अनुशासन को नहीं करता, किसे इवेल्युएट करता है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को क्या करता है? इवेल्युएट करता है। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कि इनमें से कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का पार्ट है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में क्या क्या आता है? इसमें आते हैं जैसे कि एटीट्यूड्स, पार्टिसिपेशन एंड वैल्यूज। उसमें पूछा है कि क्या क्या है? अटेंडेंस है, ठीक है, तो सिर्फ उपस्थिति नहीं है, केवल परीक्षा का परिणाम ये भी नहीं है, केवल अंक भी नहीं है, कोर्स कोलास्टिक एरिया। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन है, विच इवेल्युएशन प्रोवाइड सर्टिफिकेशन ऑफ लर्निंग, कि कौन सा इवेल्युएशन, कौन सा मूल्यांकन अधिगम का प्रमाण पत्र प्रदान करता है। तो पेयर इवेल्युएशन नहीं करता, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भी नहीं करता, इवन फॉर्मेटिव इवेल्युएशन नहीं करता। समेटिव इवेल्युएशन ऐसा है जो कि कब कंडक्ट होता है? एंड में होता है। तो डी ऑप्शन क्या होगा सही आंसर। ठीक है, 12th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन, कि इनमें से कौन सा सेल्फ इवेल्युएशन का एग्जांपल है। तो जो सेल्फ इवेल्युएशन है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिफ्लेक्शन को क्या करता है? बिल्ड करता है। तो स्टूडेंट जो है वो खुद के काम को रिव्यू करते हैं, या फिर टीचर जो है आंसर शीट चेक करेगा। जब टीचर जो आंसर शीट चेक करेगा तो उस केस में सेल्फ इवेल्युएशन तो नहीं है, प्रिंसिपल की रिपोर्ट नहीं है, पीयर इवेल्युएशन भी नहीं है। तो इस केस में जो आपका ए ऑप्शन है, स्टूडेंट रिव्यूइंग हिज ओन वर्क, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 13 है, फीडबैक इज अफेक्टिव व्हेन इट इज, कि फीडबैक जो है अफेक्टिव होता है जब वो कैसा होता है? कठोर होता है। तो जब फीडबैक कठोर होता है तभी इफेक्टिव होता है ऐसा नहीं है। जब वो डिले यानी कि थोड़ा उसे बताने में फीडबैक को लेट हो गए हो, या जनरल, ऐसा भी नहीं है। इमीडिएट और स्पेसिफिक जो फीडबैक होता है वो कैसा होता है? वो अफेक्टिव होता है। जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सीसीई सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कि जो सीसीई सिस्टम है वो किसने शुरू की थी? ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो एज वी ऑल नो कि जो सीसीई सिस्टम था, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस किया गया था किसके थ्रू? बाय सीबीएसई। किसके थ्रू? बाय सीबीएसई। और सीबीएसई ने ही इम्प्लीमेंट किया था किसे? सीसीई को। किसके लिए? फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इस केस में जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 15 है कि विच इवेल्युएशन हेल्प इन रेमेडियल टीचिंग, की रेमेडियल टीचिंग में कौन सा इवेल्युएशन जो है वो हेल्प करता है। तो रेमेडियल टीचिंग यानी कि डायग्नोस्टिक। तो फाइनल एग्जाम नहीं, समेटिव इवेल्युएशन नहीं, क्राइटेरिया इवेल्युएशन नहीं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्या करता है? लर्निंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है और प्लान करता है उसी के अकॉर्डिंग रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट आता है 16 है, अ टीचर कंपेयर स्टूडेंट रिजल्ट विद अ फिक्स स्टैंडर्ड, यानी कि शिक्षक छात्रों के परिणामों की तुलना एक निश्चित मानक से करता है। तो यह क्या है? यह एक क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन है, ठीक है, या फिर ये नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन है,
या कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन है या फिर फॉर्मेटिव इवोल्यूशन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको बताना है कि ये जो है इसका आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है कि विच अमंग द फॉलोइंग एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन इवोल्यूशन, कि इनमें से कौन सा ऐसा है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। स्ट्रिक्टनेस कठोरता नहीं, मौखिक परीक्षा नहीं, सरप्राइज टेस्ट नहीं, ठीक है, ड्यूब्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कौन करता है, ड्यूब्रिक्स। तो इस केस में जो आपका सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इवैल्यूएशन ऑफ टीचर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, कि इवैल्यूएशन यानी कि शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, दैट इज अप्रेजल। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट इज बेस्ड ऑन, कि किसके ऊपर बेस्ड होता है, होमवर्क गृह कार्य के ऊपर, एनुअल मार्क्स के ऊपर नहीं, फाइनल एग्जाम के ऊपर नहीं, तो रेगुलर ऑब्जर्वेशन और फीडबैक के ऊपर। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 20 क्वेश्चन है कि इवैल्यूएशन सर्व एज अ फीडबैक मैकेनिज्म फॉर सिर्फ स्टूडेंट के लिए, तो ये स्टूडेंट के लिए नहीं, दोनों टीचर और स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। तो जो बी ऑप्शन है शिक्षक और छात्र दोनों के लिए, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो हमने इस टॉपिक से डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।